एटॉमिक स्ट्रक्चर के इस नए पार्ट में आपका स्वागत है। इसमें हम देखने वाले हैं द ब्रोगली प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देन सम न्यूमेरिकल्स एंड क्वांटम नंबर्स, और ये सारी जो बाकी चीज़ें हैं वो फिनिश करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले देखते हैं द ब्रोगली प्रिंसिपल, गिवन बाय फ्रेंच फिजिसिस्ट लुई द ब्रोगली। ही सजेस्टेड लाइट हैज़ बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। मतलब कि इसको ड्यूअल नेचर का प्रिंसिपल भी बोलते हैं। द ब्रोगली प्रिंसिपल इज एक्चुअली ड्यूअल नेचर प्रिंसिपल। वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम लाइट हैज़ बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर व्हेन इट इज़ मूविंग। तो उसके लिए क्या उसने सजेस्ट किया प्रिंसिपल? एवरी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैज़ वेव नेचर। अगर कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस मोमेंट के साथ उसका वेव नेचर भी एसोसिएटेड होता है। मतलब कि पार्टिकल और उसको वेव नेचर ये दोनों होते हैं। तो अगर उसको वेव नेचर है तो उसको वेवलेंथ होना चाहिए, यानी कि फॉर्मूला उसने क्या दिया, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv, where lambda is wavelength, h is Planck constant and m is mass of particle, v is velocity। इसके ऊपर से mv को रिप्लेस करें अगर मोमेंटम p से तो लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन p ऐसा भी बोल सकते हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिज लॉ लैम्बडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। मतलब कि मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी और वाइस वर्सा। इसके लिए हम काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/mv²। तो इसमें mv को सब्जेक्ट बनाते हैं तो इस साइड पे जाएगा 2ke इंटू मास, तो mv इक्वल टू √2ke इंटू मास हो जाएगा। तो उसको भी अगर हम इस फॉर्मूला में रिप्लेस करना चाहे तो कर सकते हैं। mv की जगह लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन √2ke m, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक और फॉर्मूला मिला हमको द ब्रोगली प्रिंसिपल के ऊपर से, और ऐसे कितने फॉर्मूला हो सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर चार्ज्ड पार्टिकल विथ q चार्ज एंड v पोटेंशियल, here v is potential difference or voltage, kinetic energy is equal to q into v, therefore we can write that lambda equal to h upon √2qvm। so h equal to 6.6 into 10 to power minus 34 joule second for electron, and mass is for electron is 9.1 into 10 to power minus 31 kilogram। so if we put the value of q also, that is 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb, then lambda will be equal to √150 by v in angstrom value, that is equal to 12.25 √v। v is here voltage, remember that always, and that is in angstrom value. Here this we can say that it is relation between lambda and v voltage relation. Okay, so next is Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle tell us about microscopic particle again. Means suppose we want to say that its momentum or velocity and position both simultaneously we want to measure, then what happens? It is impossible to measure simultaneously the exact position and exact momentum of a moving microscopic particle। मीन्स कोई भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो उसका मेजरमेंट अगर साइमल्टेनियसली हम दो चीज़ों का करना चाहे, यानी कि पोजीशन का और मोमेंटम का, तो दोनों एक साथ एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं। एक में जितनी ज़्यादा सर्टेनिटी होगी उतनी दूसरे में अनसर्टेनिटी डेवलप होगी। मतलब कि एक टाइम पे एक वैल्यू में सर्टेनिटी हो सकती है, दूसरे में उतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल को एप्लीकेबल है।
द ब्रोगली प्रिंसिपल और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दोनों मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब कि बड़े मास वाले दिखने वाले पार्टिकल को एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल रनिंग मैन, फ्लाइंग एरोप्लेन, मूविंग बस, ये सारे एग्जांपल ऐसे हैं जहाँ पे हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या द ब्रोगली प्रिंसिपल अप्लाई नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा? सपोज डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h upon 4 pi. This way we can say that if momentum is replaced by mass in delta v, that is formula for momentum. So delta x into m delta v always greater than equal to h upon 4 pi. Suppose this entire formula is replaced by force into delta t into delta x, mass into delta v is replaced by force in change in time, then we can write that it is greater than equal to h upon 4 pi. Now again time is kept one side and force up to some distance is energy, therefore delta E into delta T is also greater than equal to h upon 4 pi. Here suppose delta x equal to 0, then delta v will be always infinite, मतलब एक में ज़ीरो वैल्यू तो दूसरे की इनफाइनाइट होनी फिक्स है। सेम वे अगर डेल्टा x इनफाइनाइट है तो डेल्टा v ज़ीरो हो जाएगा। h अपॉन 4 पाई का वैल्यू, h इज़ प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, 4 कांस्टेंट है, पाई 3.14 कांस्टेंट है। ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी 0.527 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये सारे टॉपिक्स में इसके क्वेश्चन आने के चांस हैं। आगे हमने एक फार्मूला चार्ट देखा था, अब फिर से एक और फार्मूला चार्ट देख रहे हैं। इसमें ये चैप्टर के सारे फार्मूला कवर हो जाते हैं जिसके बेस्ड पे न्यूमेरिकल आने के चांस हैं। और ये चार्ट ऐसा है जिसमें समराइज्ड फॉर्म में फार्मूला दिए हैं जो न्यूमेरिकल में मैक्सिमम यूज़ होते हैं। तो डिस्कस करें हम रेशियो और कंपैरिजन ऑफ एनर्जी ऑफ एटम्स। E1 upon E2 equal to Z1 square upon Z2 square multiplied by N2 square upon N1 square if both atoms and their orbitals are different, मतलब एटम और उसके दोनों ऑर्बिटल भी डिफरेंट है तो उनके Z डिफरेंट, ऑर्बिटल डिफरेंट होगी तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। पर सपोज उसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम है, सिर्फ ऑर्बिट डिफरेंट है, तो फॉर्मूला के अंदर Z1 Z2 कैंसिल हो जाएगा, N2 N1 रहेगा, मतलब E1 अपॉन E2 इक्वल टू N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। तो ऐसे ही सेम फॉर्मूला के अंदर अगर ऑर्बिट सेम हो गया, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करने से पहले सोच लो क्या सेम है क्या डिफरेंट है। फ्रेंड्स, वेलोसिटी, रेडियस, वेवलेंथ, देन न्यू बार दैट इज़ वेव नंबर, ये सारे फार्मूला हम देख चुके हैं। लेकिन जब कंपैरिजन की बात आती है तो उसका बहुत ही शॉर्टकट फॉर्म हमको मिल जाता है, जिसमें एक है रेशियो और कंपैरिजन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी 1 अपॉन वेलोसिटी 2, मतलब एक एटम की या दूसरे एटम की वेलोसिटी का कंपैरिजन करो, या एक एटम की दो डिफरेंट ऑर्बिट में वेलोसिटी का आप कंपैरिजन करना चाहते हो, तो फॉर्मूला ये होगा Z1 अपॉन Z2 मल्टीप्लाइड बाई N2 अपॉन N1। अगर एक ही एटम की वेलोसिटी है, दो ऑर्बिट अलग अलग, तो ये कैंसिल कर दो Z1 Z2, और अगर दोनों एटम अलग है और ऑर्बिट सेम है तो ऑर्बिट कैंसिल कर दो, तो Z1 Z2 रहेगा। लेकिन दोनों डिफरेंट है तो ये वैल्यू पुट करने के काम आएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट इज रेशियो और कंपैरिजन ऑफ रेडियस। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Z2 अपॉन Z1। सेम वे, तो ऐसे ही आप समझ गए होंगे कि अब दो डिफरेंट एटम हो या एक एटम की दो डिफरेंट ऑर्बिट हो, दोनों के लिए इक्वली ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, रेशियो और कंपैरिजन ऑफ वेवलेंथ। ये फ्रेंड्स याद रखना, न्यू बार या वेवलेंथ दोनों के लिए काम आ सकता है ये फॉर्मूला, मतलब न्यू1 बार स्क्वायर अपॉन न्यू2 बार स्क्वायर और 1 अपॉन λ1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन λ2, दोनों केस में ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा R(Z1 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R(Z2 स्क्वायर
1/n1² माइनस 1/n2²। ऑब्वियसली ये एटम 1 के लिए है, ये एटम 2 के लिए है। R रिडबर्ग कांस्टेंट कैंसिल हो गया। अगर एक एटम की दो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए करना है तो ये Z1 Z2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है। नेक्स्ट इज द ब्रोगली वेवलेंथ। λ1 λ2 का कंपेरिजन। λ इक्वल टू h/mv है, h कैंसिल हो गया तो m2v2/m1v1, where m is mass and v is velocity. Here v is velocity, here v is voltage. voltage वाला फॉर्मूला तो ये निकल जाएगा λ1/λ2 इक्वल टू √v2/v1। ये फॉर्मूला हम रखेंगे वोल्टेज वाला अगर न्यूमेरिकल है तो। नेक्स्ट, कंपेरिजन और रेशियो ऑफ अनसर्टेनिटी। डेल्टा x1 इंटू डेल्टा p1 डिवाइड बाई डेल्टा x2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा p2 इक्वल टू h/4π इंटू 4π बाय h। देखो दोनों ये तो सारा इक्वल आ गया, कांस्टेंट वाले टर्म्स, तो इन सबको कैंसिल कर दो। तो डेल्टा x1 इंटू डेल्टा p1 इक्वल टू डेल्टा x2 इंटू डेल्टा p2, दैट इज इक्वल टू डेल्टा x1 m डेल्टा v1 इज इक्वल टू डेल्टा x2 m डेल्टा v2। तो फ्रेंड्स, ये सारे फार्मूला की नोट एक अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आप रखोगे तो आपके बहुत ही काम आएगी। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स आर द नंबर्स विच डिनोट मैनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको क्वांटम नंबर की हेल्प से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रा, नंबर ऑफ लाइंस, या तो फिर उसका एंगुलर मोमेंटम, नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स इन इट, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विच कैन बी ऑक्यूपाइड इन इट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग 4 क्वांटम नंबर डिसाइड किए गए हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। उसकी वैल्यू क्या होती है सबसे पहले ये देखते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, n इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट एनीथिंग। मतलब कि ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये कभी नेगेटिव, ज़ीरो या फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता। इंफॉर्मेशन फ्रॉम वैल्यू ऑफ n वी कैन डिसाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। फर्स्ट, n अगर वैल्यू है उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कोई भी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसका शेल या ऑर्बिट पता चलता है। सपोज 1k 2l 3m 4n, ये सारा हम बोर प्रिंसिपल में देख चुके हैं। अगर वो वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहीं से जंप करके आता है तो उसकी सीरीज होगी लाइमन। 2 सेकंड क्वांटम नंबर में आएगा तो बामर, थर्ड में आएगा तो पास्चन, फोर्थ आएगा तो ब्रैकेट, हम्फ्री, ये सब हम आगे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब कि फर्स्ट शेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती है। ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स तो n² जितनी, ऑलवेज n², रिमेंबर। तो फर्स्ट में 1, 2 में 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 में 3 का स्क्वायर 9, 4 में 4 का स्क्वायर मतलब 16। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने ऑक्यूपाई हो सकते हैं गिवन शेल में, तो 2n² जितने, कितने 2n²। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर n² 1 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। सेकंड ऑर्बिट में 4 2s are 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑक्यूपाइड। थर्ड में 18, फोर्थ में 32,